मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? पराबैंगनी किरण होगा, गामा किरण, रेडियो तरंगे या फिर अवरक्त तरंगे? तो पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? पराबैंगनी, गामा किरणें, रेडियो तरंगे या फिर अवरक्त तरंगे? तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इनमें सबसे लंबे जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो किसमें होती है, क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? रेडियो तरंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर कर देंगे। रेडियो तरंगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम या फिर यूरिया? तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नहीं आपसे पूछ रहा है और ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट होगा, कैल्शियम साइनामाइड होगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम होगा या फिर यूरिया होगा? क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होता है ये हड्डियों के चूरे से निर्मित एक उर्वरक होता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर जो हिमांक होता है तो वो घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या हो जाएगा? तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। जो उसके गलने की दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए यहाँ पर आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कैलामाइन एक अयस्क है, टिन का, यहाँ पर टिन होना चाहिए था, टिन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का या फिर तांबा का? कैलामाइन किसका एक अयस्क है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो कैलामाइन जो है तो ये किसका एक अयस्क है? ठीक है, टिन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का या फिर तांबा का? क्या हो जाएगा? कैलामाइन। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जस्ता का। कैलामाइन किसका एक अयस्क है? तो आप आंसर कर दोगे किसका? जस्ता का। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता है? पानी में, इस्पात में, हवा में या फिर निर्वात में? प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में कई बार इस प्रश्न को दोहराया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता है? पानी में, इस्पात में, हवा में या फिर निर्वात में? तो आपको पता है ध्वनि जो है तो इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्यात में क्या हो जाता है, तो इसका गमन नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ध्वनि की जो सबसे अधिक जो चाल होती है वो किस में? तो वो ठोस में होती है, इस्पात में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? देखो, विटामिन बी1 अगर आपसे पूछा जाएगा तो विटामिन बी1 जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग थायमिन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन कहते हैं और थायमिन की कमी से क्या होता है, तो आप कह दोगे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, कौन सा? बेरी बेरी। विटामिन डी की हम लोग बात करेंगे तो विटामिन डी को हम लोग क्या करते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहोगे
एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, या फिर कितनी गहराई तक उसकी जड़ों ने प्रवेश किया है, इस आधार पर। तो एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस में, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे। वर्तमान में उसमें उसकी तने में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो वार्षिक छल्ले होते हैं उनकी गणना से किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, बताइएगा क्या जाएगा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। केल्विन चक्र है, प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोसिंथेसिस है, या फिर डार्क रिएक्शन है, क्या हो जाएगा। तो बताइएगा किस प्रक्रिया के द्वारा जो सौर गतिज ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या हो जाएगा, केल्विन चक्र, क्लोरोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर देंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान जो गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो कि आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, बताइएगा क्या जाएगा। तो पौधे के किस हिस्से से हल्दी को प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जड़ है, तना है, फल है, फूल है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तने से। ठीक है, कहाँ से, तो हल्दी को तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, तना कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, लौह है, तांबा है, क्रोमियम है, या फिर मैग्नीशियम है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्या हो जाएगा, लौह होगा, तांबा होगा, क्रोमियम होगा, या फिर मैग्नीशियम होगा, क्या आंसर कर देंगे इस प्रश्न का। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, क्रोमियम। देखो, लोहा, तांबा और मैग्नीशियम ये सब आपको रक्त में देखने को मिल जाएंगे, क्रोमियम देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध के द्वारा होती है, क्षय होती है, पीलिया होती है, डिप्थीरिया होती है, या फिर हैजा होती है। तो कौन सी बीमारी है जो प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है, क्षय है, पीलिया है, डिप्थीरिया, या फिर हैजा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, क्षय। ठीक है, देखो जो क्षय रोग है ना, इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग यक्षमा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टीबी भी कहते हैं। इसी को हम लोग तपेदिक भी कहते हैं। इतने सारे नामों से जाना जाता है, क्षय रोग कहिए, यक्षमा कहिए, टीबी कहिए, तपेदिक कहिए। और 24 मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 मार्च को टीबी तपेदिक क्षय रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 24 मार्च को टीबी तपेदिक क्षय रोग या फिर यक्षमा दिवस मनाते हैं, और ये जो है प्रायः दुग्ध के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नारंगी प्रचुर स्रोत होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन्स का, विटामिन का। नारंगी अगर हम लोग बात करेंगे तो नारंगी का मतलब किससे, तो संतरे से है। नारंगी के मतलब किससे है, तो नारंगी का मतलब संतरे से है, और इसमें क्या प्रचुर मात्रा में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या फिर विटामिन। तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विटामिन आपको यहाँ पर संतरे में देखने को मिलेगा। और आपसे पूछ ले कौन सा विटामिन, तो आप कहोगे विटामिन सी देखने को मिलेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आप कहोगे एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, तो ये आपको नींबू, आंवला आदि में देखने को मिल जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में जो है ये संतरे में उपलब्ध होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कह दोगे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन बी और सी के संदर्भ में आपको याद रखना है कि बी और सी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो जल में, ठीक है, घुलनशील होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो विटामिन बी और सी जो है, तो ये दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो गोल्डस्टोन है, थॉमसन है, चैडविक है, या फिर रदरफोर्ड है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, तो टॉमसन ने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे, तो टॉमसन या फिर थॉमसन ने जो है
इलेक्ट्रॉन की खोज की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है इलेक्ट्रॉन। और अगर आपसे क्या कर ले, प्रोटॉन पूछ ले, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो आप क्या कहोगे, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है। और ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन की बात कर लेगा तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप कह दोगे चैडविक ने की है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चालक के मध्य माध्यम से प्रवाहित एक धारा जो होती है वो विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, प्रतिरोध के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक होती है, इनमें से कोई नहीं बताएगा। तो चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा जो होती है तो वो क्या होती है, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, प्रतिरोध के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है, वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्याज गंध, जो कम प्याज होता है, जो लहसुन होती है, उनमें एक विशेष महक होती है और किसके कारण होती है, मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, सल्फर यौगिक, शर्करा, या फिर संचित कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। जो प्याज कंद होती है तो उसकी विशेष महक किसके कारण होती है, आप बताइएगा क्या हो जाएगा, मिट्टी की दुर्गंध जहां उगाया गया हो, सल्फर यौगिक, शर्करा, या फिर संचित कार्बोहाइड्रेट। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण प्याज में एक विशेष गंध होती है। याद रखेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा वास्तव में ये क्या है, तो बताइएगा क्या जाएगा, तो वॉशिंग सोडा के संदर्भ में पूछा जा रहा है। और कई बार आपसे इसका कार्य भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे क्या होगा, घरेलू तौर पर जो पानी होता है उसको मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और वॉशिंग सोडा का आपसे नाम पूछा जा रहा है, क्या आंसर करोगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सोयाबीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, या फिर खनिज है। तो सोयाबीन में, अच्छा अगर आपसे पूछ ले सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, अगर आपसे पूछ ले सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का कौन करता है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, या फिर खनिज है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो सोयाबीन में प्रोटीन्स मिलते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे है, इनमें से कौन उड़ सकता है, बताइएगा। तो हॉर्नबिल है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, पेंगुइन है। तो आपको यहाँ पर चार पक्षियों के नाम दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक उड़ सकता है। तो क्या होगा, तो हॉर्नबिल होगा, ऑस्ट्रिच होगा, एमू होगा, या फिर पेंगुइन हो जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हॉर्नबिल जो है तो ये एकमात्र ऐसा पक्षी है, चारों ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एकमात्र ऐसा है जो उड़ सकता है। बाकी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गया, और अगर हम लोग एमओ की बात करें तो ये सब ना उड़ने वाले पक्षी हैं। तो हॉर्नबिल उड़ सकता है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके रीजनिंग में भी पूछ लेगा, चार ऑप्शन देकर के कोई एक विषम आपसे चुनने को कह दिया जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है, बताइएगा। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, फिर मिश्र धातु का। बल्ब जो है तो बल्ब का आविष्कार किसने किया है, तो क्या कहोगे, तो बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, किसने, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टंगस्टन जो होता है ना उसका उच्चतम गलनांक जो है, ठीक है, उच्चतम गलनांक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, टंगस्टन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो है, जब लोहे की कील को जंग लगता है तो कील का वजन क्या हो जाएगा, बताइएगा इस प्रश्न को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोहे की जो कील होती है ना उस पर जो जंग लगता है ना, तो जंग किस कारण से लगता है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ऑक्सीकरण, नमी के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण के कारण, नमी के कारण। याद रखेंगे क्या जाएगा, तो नमी के कारण। जब हवा में नमी होगी या फिर जब लोहा जो है तो वो नमी आर्द्रता के संपर्क में आएगा तब उस पर जंग लगेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और जब जंग लगेगा तब उसका वजन क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कहेंगे, तो ए आंसर कर देंगे। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया नींबू, संतरा, आंवला। कौन सी विटामिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? तो विटामिन सी देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें अधिकांशतः विटामिन सी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ए आंसर कर देंगे, मतलब विटामिन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है ना, ये दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। पैरिया हो गया, दांतों से खून आ रहा है या फिर दांत कमजोर हो रहे हैं, तो उनके संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में विटामिन सी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तभी आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबकी मैंने बात की है, आज ही के सेशन बताया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे चैडविक हो जाएंगे, ठीक है। क्यूरी की बात करेंगे तो क्यूरी ने किसकी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। किसकी? तो रेडियम की खोज की है, ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, एक फ्रिज में शीतलक होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर फ्रियान। तो अभी फ्रिज की अगर हम लोग बात करेंगे तो गर्मियों में इसकी उपयोगिता तो और अधिक बढ़ गई है, ठीक है, फ्रिज की। और फ्रिज से क्या होता है? तो फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस जो है ये बाहर निकलती है, और ये जो है ये मुख्य रूप से क्या करती है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये मुख्य रूप से ओजोन गैस को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। किसको? तो ओजोन जो गैस है, तो ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने का, ओजोन परत जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ओजोन परत है, तो इसको मुख्य रूप से क्या होता है? ओजोन परत को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने का काम करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज और एसी से निकलती है, ठीक है। और ये ओजोन परत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी। ओजोन परत आपको कहाँ पर? समताप मंडल में देखने को मिलेगी। एक फ्रिज में शीतलक क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, फ्रियान होता है, ठीक है। शीतलक अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो फ्रियान कर दोगे, ठीक है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है या फिर राइबोफ्लेविन। तो विटामिन, जितने भी विटामिन हैं उनके आपको रासायनिक नाम याद होनी चाहिए। उनकी वजह से कौन सी समस्या होती है, कौन सी बीमारी दिक्कत होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर कौन से विटामिन मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे विटामिन बी टू पूछ रहा है, तो विटामिन बी टू रासायनिक नाम हो जाएगा किसका? राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। रेटिनॉल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो रेटिनॉल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। थायमिन अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन क्या हो जाएगा? बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ए का रेटिनॉल और बी2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, एथाइल अल्कोहल या फिर ईथर है। इनमें से कौन सा एक ठोस है? इसका आंसर करना है, बताएंगे क्या आ जाएगा। इनमें से कौन सा एक ठोस है? क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, एथाइल अल्कोहल या फिर ईथर, क्या हो जाएगा बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आयोडोफॉर्म जो है ये एक पीला क्रिस्टलीय अस्थिर पदार्थ होता है, और इसमें एक वेदक और विशिष्ट गंध होती है, और विशेष रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ठोस की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये आज के सेशन में 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे आगे के लिए आपको ऐसे प्रश्नों को तैयार करना और ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।